Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग नस नेट नंबर 3 नेट नंबर 4 प्रिपरेशन। आपने किस तरीके से नस के नेट नंबर 2 के स्कोर से अपने नेट 3 के अंदर नेट 4 में अच्छा परफॉर्म करना है। काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे थे कि सर नस के नेट नंबर 2 के मेरे मार्क्स आ गए, अब इन मार्क्स के जरिए मैं क्या करूं, सर इन मार्क्स से मैं क्या चीज सीखूं। सर मेरा जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के अंदर मेरे मार्क्स आए 121 के, या फिर बहुत से बच्चे अगर कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स 80s के अंदर आए हैं, 60s के अंदर आए हैं 200 में से, तो सर मैं इन मार्क्स का क्या करूं, सर इसके बेहतर मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूं, मैं इन मार्क्स के जरिए कैसे एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूं इधर नस के नेट नंबर 3 में या फिर नेट नंबर 4 के अंदर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, नस की नेट नंबर 3 की रजिस्ट्रेशन लाइव है, तो भाई कब टेस्ट होगा उसका, किस तरीके से आपने देना है उसको, या नस के नेट नंबर 4 के लिए आपने क्या तैयारी अपनी करनी चाहिए। और काफी सारे बच्चों का एक आर्गुमेंट आता है कि सर नस का नेट नंबर 3 अब दें या डायरेक्टली नेट नंबर 4 को दें। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा था, सर कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें, सर वो मार्क्स काफी खराब आए हैं, घर वाले परेशान हैं, तो अब बताइए कि किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। या फिर सर अब रमजानुल मुबारक का महीना है, दूसरा अशरा भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, तो सर ये बताइए कि हम किस तरीके से अपने टाइम को मेजर प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे हमारे इंटर के पेपर्स भी आने वाले हैं। सर क्या कोई टाइम टेबल अपना मेंटेन करें, किस तरीके से अपनी मिस्टेक से सीख के 160 स्कोर कर सकते हैं या 170 का स्कोर कर सकते हैं नस के नेट 3 में नेट 4 के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका सबसे बेहतर हथियार कौन सा है उसको जानना बहुत जरूरी है। इन तमाम चीजों के ऊपर आज की क्लास के अंदर बेटा डिस्कशन करेंगे, इन तमाम बातों को जरा आज की क्लास में समझेंगे। देखो बेटा, देखो सबसे पहले इस लेक्चर का आगाज करते हैं आपके नस के नेट नंबर 2 के मार्क्स का एनालिसिस करके कि भाई वो तमाम बच्चे जिन्होंने नस के नेट नंबर 2 को दिया, आप लोग लिटरली मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, कोई टीचर आपकी बात नहीं करेगा। उन तमाम बच्चों के जिनके मार्क्स कम आए, मैं सबसे पहले उन तमाम बच्चों से मुखातिब हूं कि भाई जिन्होंने नस के नेट नंबर 2 को दिया, आपके जितने भी नंबर आए कोई मसले की बात नहीं है बेटा। आपके नंबर्स इधर 90s के अंदर आए, इधर 80s के अंदर आए, या फिर आपका स्कोर 120 आया, 130 आया, आप इन नंबर्स से बेटा बिल्कुल सीख सकते हो। इन नंबर्स के जरिए आप बिल्कुल बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर वो हैं जो कि आपको आपकी मिस्टेक के बारे में बताएंगे। अगर आपके नंबर 80s में आए, 70s में आए, 50s में आए, भाई ये वो नंबर हैं जो कि आपको कल के लिए 160 की तैयारी करने पे मजबूर करेंगे। तो भाई जिन तमाम बच्चों ने नस के नेट नंबर 2 को दिया, मैं आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दूंगा कि भाई लाजमी तौर के ऊपर आपने क्या चीज करनी है, आपने लाजमी तौर के ऊपर इन नंबर से सीखना है। अब यहां पे जुमला आता है कि सर नंबर्स के कैसे सीखें, सर किस तरीके से हम बेहतर परफॉर्मेंस दें हमारे जितने भी नंबर आए। याद रखिएगा बेटा, आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या चीज है, आप सबसे पहले अपने मार्कशीट को देखें, आपके जो मार्क्स का टेस्ट कार्ड आया, आप सबसे पहले उन मार्क्स को देखें और उन पोर्शंस को फिगर आउट करें जिसमें आपके नंबर्स कम आए। इधर आपके पास फिजिक्स का वो पोर्शन है, इधर आपके पास वो इंग्लिश का पोर्शन है, इधर आपके पास वो मैथ्स का पोर्शन है। सबसे पहले तो भाई बेहतर तरीके से एक स्वेट एनालिसिस कर लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ कहां पर है, आपकी वीकनेस कहां पर है, और उसकी बेसिस के ऊपर आगे वर्किंग अभी करनी है। तो भाई वो तमाम बच्चे जिन्होंने नस का नेट नंबर 2 दिया है, नेट नंबर 1 दिया, मैं आप तमाम लोगों से मुखातिब हूं। सबसे पहला काम, जो अगर कोई बच्चा मुझे अपनी मार्कशीट भी शेयर करता है कि सर देखिए मेरे नस में ये स्कोर आया है, मैं सबसे पहले नंबर के ऊपर उस बच्चे को एक ही ऑडियो के अंदर जवाब देता हूं या एक ही बात उससे करता हूं जो मैं आप तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा। मैं उस बच्चे से कहता हूं कि भाई अपना स्वेट एनालिसिस करो, सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो किस सब्जेक्ट में नंबर कम है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसकी फिजिक्स के अंदर लेट सपोज 30 नंबर आए, उसके इंग्लिश के अंदर फॉर एग्जाम्पल 20 नंबर आए, और उसके मैथ्स के अंदर कितने नंबर आए, 60। तो ओवरऑल ये एवरेज बच्चे का इतना ही स्कोर आता है पहले नेट के अंदर। उसका एवरेज स्कोर क्या बन गया, 60 30 90, 90 में 20, ये बन गया 110 का। अब बच्चा आके कहता है कि सर मेरा 110 का स्कोर आया, मैं बच्चे को ये नहीं कहता कि भाई आप 110 के स्कोर को देखो, आप अपने सब्जेक्ट्स को देखो। या फिर अगर आप नस बिजनेस स्कूल का टेस्ट दिया आपने, तो भाई आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखो कि मैथ्स के अंदर या इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं। तो भाई जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड को पहले एनालिसिस करो कि भाई आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फिजिक्स में 30 नंबर है, इसका मतलब क्या है कि देखो फिजिक्स का पोर्शन था 60 नंबरों का, यानी कि फिजिक्स के अंदर आपने 60 में से अगर 30 नंबर लिए, इसका मतलब है कि फिजिक्स आपकी बहुत ही खराब है, क्योंकि आपने जस्ट 50% नंबर लिए हैं। क्योंकि अगर टोटल नंबर 60 थे फिजिक्स के, आपने अगर 30 नंबर लेकर आए हो, तो इसका मतलब आपने जस्ट 50% नंबर लिए हैं, यानी कि आप ऑन एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। इंग्लिश का पोर्शन 40 नंबरों का है, इंग्लिश का पोर्शन क्या है, 40 नंबरों का, आपने जस्ट 20 नंबर लिए या 18 नंबर लिए, 14 नंबर लिए, इसका मतलब आप यहां पे भी ऑन एवरेज के ऊपर हो या बिलो एवरेज के ऊपर हो, यहां पे भी आप अच्छे नहीं हो। मैथ्स के अंदर अगर आप देखो, अगर आपके 60 नंबर है, टोटल नंबर 100 थे मैथ्स के, तो आपने यहां पे अबव एवरेज लिए हैं, यानी कि आपने यहां पे अबव 50% नंबर लिए मैथ्स के अंदर 100 में से 60 नंबर। अब आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करना है, आपने नस का नेट नंबर 2 दिया, बेटा नस का नेट नंबर 2 आपके वालिदैन ने नहीं दिया, आपके बहन भाइयों ने नहीं दिया,
दिया, आपको किसी टीचर ने नहीं दिया। आपको कोई बंदा बेहतर गाइड नहीं कर सकता, आप अपने आप से बेहतर। यानी कि भाई आपने जो भी नस के अंदर झंडे गाड़े, जो भी नस का आपका स्कोर आया, सबसे पहला काम तो अपने मार्क्स का एनालिसिस करो कि भाई आप उसके ऊपर स्वेट एनालिसिस करो। स्वेट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को देखो, अपनी वीकनेस को देखो। यानी कि भाई आप अपने मार्क्स को गो थ्रू करो। जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है, कोशिश ये करने के पहले उस सब्जेक्ट को कवर करना है। जिस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है उसको कोशिश करो कम टाइम दो। ज्यादा जिस सब्जेक्ट में नंबर है आपने उसको कम टाइम देना है, और जिस सब्जेक्ट में बिल्कुल ही कम नंबर है उसको आपने ज्यादा टाइम देना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब स्वेट एनालिसिस के अंदर एक चीज जो हम बच्चों को स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं वो ये होती है कि भाई एक ब्लैंक पेपर को उठाओ। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल तरीके से पेपर को उठाना है। अब आपने सबसे पहले देखना है कि भाई फिजिक्स के अंदर अगर मेरे 30 नंबर आए हैं या 24 नंबर आए हैं या 40 नंबर आए हैं, तो भाई फिजिक्स के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन याद हो, मैं आपसे कौन कह रहा है कि आपको क्वेश्चन याद हो। आपने पेपर के अंदर बैठे थे, 3 घंटे का एग्जाम था नस का, आपको एटलीस्ट आपने जब पेपर को देखा होगा, जब आपके सर के ऊपर तोते और चिड़ियाएं उड़ रही थी, तो आपको एटलीस्ट ये तो मालूम है ना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे, कौन से टॉपिक्स के वो क्वेश्चन थे जो आपके पेपर के अंदर पूछे गए। तो कोशिश करनी है कि उन क्वेश्चंस को पहले कवर करो, उन टॉपिक्स को कवर करो। आपको अगर वो क्वेश्चंस याद नहीं है तो एटलीस्ट आपके जहन में टॉपिक तो होगा ना, यार मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे मेजॉरिटी थ्योरेटिकल आए थे। सही है, आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली क्वेश्चन को याद करके बैठो कि क्या क्वेश्चन आया था, मगर एटलीस्ट आपको टॉपिक तो याद हो सकता है कि भाई यार वो ईएमएफ का कोई कॉन्सेप्ट था, यार वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का एक मुश्किल से कोई कॉन्सेप्ट था। तो भाई जिस टॉपिक का क्वेश्चन आया था आप कोशिश करो कि उस टॉपिक को पहले कवर करो। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक बेहतर एडवाइस जो मैं हमेशा अपने शागिर्दों को करता हूं, जब भी वो किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देकर आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई सिंपल एक पेपर को उठाओ और जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड है उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर बारी बारी उन सब्जेक्ट्स के बारे में लिखो। आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे, आपके किस सब्जेक्ट के अंदर किस तरह के नंबर थे, कोशिश करनी है कि पहले उसको कवर करने की। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर कौन से क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स क्या थे, या चैप्टर तो याद हो सकता है तो पहले उस चैप्टर को कवर अप कर लो। या फिर अगर आपने कोई टॉपिक अभी लेफ्ट आउट करे हुए थे, आपने पहले उन टॉपिक्स को इतना ध्यान नहीं दिया था और उस टॉपिक के क्वेश्चन आ गए, तो पहले कोशिश करो कि उस टॉपिक को कवर कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी बेसिक मिसाल देता हूं, आपने पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से किया, मैं मैथ्स की बात करता हूं ताकि आपको बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि भाई अब आप लेट सपोज आपके मैथ्स के अंदर 100 में से 60 नंबर आए हैं, तो 40 नंबर अभी भी आपके मैथ्स में कटे हैं। अगर ये 40 आपको मिल जाते तो आपका स्कोर 150 का होता, और ये बहुत नॉर्मल है, बच्चों का स्कोर आराम से 90, 88, 85, अच्छे बच्चे का स्कोर आराम से आ सकता है नस के टेस्ट के अंदर। अब देखो मैथ्स के अंदर सबसे पहले देखो किन टॉपिक से क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आते थे। भाई देयर कैन बी अ टॉपिक ना, नस का सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको सारा सिलेबस तो नहीं पता। अब आप लेट सपोज इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे लिमिट्स वाले, आपको नहीं आते थे, आपने लिमिट्स की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई, या फिर डिफरेंशियल वेक्टर से कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया था लिमिट्स के ऊपर, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया सीक्वेंस सीरीज का, कोई मुश्किल से आपको नहीं आ रहा था। तो पहले कोशिश करो उन टॉपिक्स को पेन डाउन करो जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए थे, आपको टॉपिक्स याद हो सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, नस के पेपर में हर बच्चे का पेपर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नस के हजारों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए, अभी तक मैं मोर देन 5000 नस के एमसीक्यू सॉल्व करवा चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। बहुत जल्द दोबारा से टॉप 10 एमसीक्यूज वाली सीरीज दोबारा स्टार्ट करूंगा इंशाअल्लाह नेट सीरीज के बच्चों के लिए। मगर याद रखिएगा मैं अभी तक हजारों नस के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं, फिर भी जब मेरे पास नस का पेपर आता है, अगर कोई बच्चा नस का पेपर शेयर करता है उसमें कई दफा क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं होते हैं, क्योंकि भाई नस के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चन फीड है। तो आप सॉफ्टवेयर को डॉज नहीं कर सकते, आपको अपनी तैयारी को डॉज करना है। कैसे कि देखो जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में है जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, कोशिश करनी है कि पहले उसको कवर करो, उनको एटलीस्ट एक साफ पेपर पे लिख लो। कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। तो भाई जिन टॉपिक्स को आपने या तो अभी तक नहीं पढ़ा था, नहीं कवर किया था, जो अनकवर टॉपिक है, पहले उन टॉपिक्स को लिख लो और साथ साथ मेमोराइज करो कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, याद करो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो कि आपके पेपर के अंदर आए जिनके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो कोशिश करनी है कि उन टॉपिक्स को एटलीस्ट लाजमी तौर पर कवर अप करो। तो भाई जो टॉपिक्स आपके पेपर में आए आपको बिल्कुल नहीं आते थे, तो पहले उन टॉपिक्स को एक सादे पेपर के ऊपर उतारो, जो लेफ्ट आउट टॉपिक्स थे, जो अनकवर टॉपिक्स थे, या फिर जो मुश्किल टॉपिक्स और आपके पेपर में आए आपको नहीं आते थे, पहले आपने उनको गो थ्रू करना है, उनको कवर करना है। ये आपने काम फिजिक्स में भी करना है, मैथ्स में भी करना है, सेम गोज फॉर द इंग्लिश। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में नंबर कम आए, इंग्लिश अच्छी नहीं हुई। तो भाई इंग्लिश आपकी अच्छी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने इंग्लिश को टाइम नहीं दिया था। अब देखो इंग्लिश आपकी खराब क्यों होती है, इंग्लिश एक बच्चे की खराब इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो बच्चा इंग्लिश को उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा होता, या फिर इंग्लिश के अंदर वो बेसिक ट्रिक्स को नहीं करता, इंग्लिश के अंदर किसी की यूट्यूब वीडियो देख ली बैठ के, या इंग्लिश के अंदर सारे पास पेपर्स कवर नहीं करे, सबसे बड़ा रीजन ये होता है। तो भाई अक्सर बच्चों के इंग्लिश में नंबर काफी कम होते हैं, 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर। तो भाई इंग्लिश की तैयारी करने की एक तरीकेकार तो ये है कि आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कहीं मुझसे तैयारी करें, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आपकी इंग्लिश की तैयारी है एक तो उसको वहां से कवर अप करें। इसके अलावा पास पेपर्स के क्वेश्चंस खुद
से कवर करें। खुदारा पास पेपर्स के लिए सिर्फ वीडियोस का सहारा ना लिया करें, कोशिश किया करें कि पास पेपर्स को खुद से भी गो थ्रू करें कि पास पेपर में ये क्वेश्चन कहां पे मौजूद है। मैं इंग्लिश की तैयारी के लिए दो बेसिक ट्रिक्स बच्चों को कहता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर ओईटीपी। देखो ओईटीपी वाले मुझे पैसे नहीं देते, मगर जो चीज सही है वो सही है। ओईटीपी की बिजनेस की किताब, ओईटीपी की इंजीनियरिंग की किताब, इन दोनों किताबों को आपने, वो उर्फे आम में कहते हैं ना, जो एक गलत लैंग्वेज में कहा जाता है, किताब चाट जाता है वो बच्चा, यानी कि वो किताब पूरे तरीके से गो थ्रू कर लेता है। तो ओईटीपी की बिजनेस, ओईटीपी की इंजीनियरिंग, इन दोनों किताबों के तमाम सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फ्रेजेस, ऑड वन आउट्स, ये एटलीस्ट लाजमी तौर पे कवर अप कर लें। जो इंग्लिश के अंदर बेसिक पैसेजेस हैं इस किताब के अंदर, इसको पहले तो कवर अप करें। पहला काम ये होना चाहिए दोनों किताबों के, बिजनेस के भी इंजीनियरिंग के भी। इधर आप नस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नस एप्टीट्यूड के लिए, नस आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप नस के बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कोशिश करें बिजनेस की किताब भी कंप्लीटली सॉल्व करें, इंजीनियरिंग की किताब भी कंप्लीटली सॉल्व करें। दूसरे नंबर के ऊपर आप अगर डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो बेटा नस के पास पेपर्स की मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज डाली हुई होगी गूगल ड्राइव। उस गूगल ड्राइव में जितने नस के पास पेपर्स अवेलेबल हैं, भाई ये तो कर सकते हो ना, ये काम तो कर सकते हो कि नस के जितने पास पेपर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, एटलीस्ट उनको कवर अप कर लो। भाई आप कितनी चीजों को कवर करोगे, आप खुद सोचो। आप 1000 वर्ड्स के सिनोनियम याद नहीं कर सकते, आप 5000 वर्ड्स के एंटोनियम याद नहीं कर सकते, मगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉजीज को, वो तो कर सकते हो ना बेटा। तो ये काम लाजमी तौर पे करें कि भाई आप एक तो ओईटीपी की किताब के लाजमी तौर पे तमाम क्वेश्चंस कवर अप करें, पूरी किताब को कवर अप करें। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहां पे ड्राइव गिवन होगी नस के पास पेपर्स की, उस नस के पास पेपर्स की ड्राइव में जितने मैंने पास पेपर्स डाले हुए, मैंने बेतहाशा पास पेपर्स डाले हुए फ्रॉम द लास्ट 5 years आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर ड्राइव। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फखर है कि बेटा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मेरी इस ड्राइव को फॉलो करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते जब फ्री में आपको कंटेंट मैंने दिया हुआ है। तो इस ड्राइव को लाजमी तौर पे कवर करो, इस ड्राइव में जितने पास पेपर्स इंग्लिश के अवेलेबल हैं उनको लाजमी तौर पे कवर करो, ये आपके लिए बहुत फायदा होगा। चाहे आप नस बिजनेस के लिए अप्लाई करो, चाहे आप नस इंजीनियरिंग के अप्लाई करो। देखो इस ड्राइव के अंदर आपको रॉ पेपर्स मिलेंगे। रॉ पेपर्स का मतलब होता है ऑथेंटिक पेपर। वो बच्चा जिसने जाके पेपर दिया, पेपर देने के बाद आके उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर मेरे पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए थे, तो सारी चीजें मैंने वहां पे डाली हुई हैं। जो बच्चे कह रहे थे ना सर नेट 1 के क्वेश्चंस आप जो लेक्चर्स बना रहे हैं वो नहीं डाले, नेट 2 के क्वेश्चंस, भाई मैं एक साथ वेट कर रहा हूं, तो मैं एक साथ जो है ना डालता हूं, उसको अपलोड करता हूं। तो नेट 1 के पेपर जो भी 2025 में हुए थे मैंने वो भी अपलोड करे हुए, नेट 2 के पेपर जो हुए थे मैंने वो भी अपलोड करे हुए। तो लाजमी तौर पर इस ड्राइव को गो थ्रू करो, कोशिश करो कि एक एक पेपर के फोल्डर को दिन में एक हिस्सा निकाल के उसे कवर अप करो। तो भाई सबसे पहले स्वेट एनालिसिस करो कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी वीकनेस कौन सी है। ये बड़ी मशहूर एक टर्म होती है मैनेजमेंट साइड के ऊपर, ये जो हमारी होती है ना मूरा मुडी, मूरा मुडी कहते हैं, टोयोटा का एक प्रोडक्शन सिस्टम था उसका नाम था। तो वहां से एक टर्म आज दुनिया के भर के अंदर, स्वेट एनालिसिस, स्ट्रेंथ का, आपके वीकनेस का एनालिसिस करना। तो अपनी स्ट्रेंथ को देखो, अपनी वीकनेस को देखो। मेरा जो यहाँ पे एक जुमला लिखा था ना कि व्हाट इज योर बिगेस्ट वेपन, आपको अपना सबसे बिगेस्ट वेपन मालूम होना चाहिए। देखो एक चीज हमेशा मैं बच्चों से कहता हूं कि अपने वेपन को देखो। वेपन का मतलब है आपका हथियार क्या है, आपकी जंबील के अंदर आपका हथियार क्या मौजूद है। भाई आप फिजिक्स में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छे हो, मैथ्स में अच्छे हो, कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जहां पे आप अच्छे होगे। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो एवरेज बच्चे हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। नहीं, अल्लाह ने किसी को एवरेज नहीं बनाया। अल्लाह ने हर इंसान को जो है ना, ऊपर वाले ने, हर इंसान ने, गॉड ने, द क्रिएटर ने, द भगवान ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खसूसियत डाली है। बस वो एक अलग बात है कि आप उस चीज को देखते नहीं हो, आप फजूल कामों में लगे रहते हो। आप क्रिकेट के अंदर कोई इंस्टाग्राम के ऊपर कोई और किस्म की हरकतों के अंदर लगे रहते हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे। आपके अंदर कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई खूबी मौजूद है। या तो आप फिजिक्स आपको अच्छी पढ़ने में मजा आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा, चलो मैं इसको इस तरीके से बताता हूं, आप किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को ऐसा होगा जो आपसे जल्दी कवर होता होगा। इसको तो ऐसे सोच सकते हो ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो पढ़ाई करने में मजा ही नहीं आता। अरे भाई मुझे पता नहीं आता, पढ़ाई करने का किसका दिल जा रहा होता, नहीं आता मजा, मैं मानता हूं यार, मगर कोई तो एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपसे जल्दी कवर हो जाता होगा बानिस्बत दूसरों के। लेट सपोज अगर एक सब्जेक्ट आपसे 10 घंटे में कवर हो रहा है, दूसरा सब्जेक्ट एटलीस्ट 9 घंटे में कवर हो रहा है, तो कोई तो सब्जेक्ट ऐसा होगा ना जो थोड़ा जल्दी कवर कर सकते हो। तो कोशिश करो कि भाई वो आपका स्ट्रेंथ का सब्जेक्ट है, उसमें आपके नंबर एटलीस्ट कम नहीं आने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नस के पैटर्न को देखो, तो भाई नस के पैटर्न के अंदर मैथ्स के 100 नंबर हैं, फिजिक्स के आपके पास 60 नंबर हैं, और इंग्लिश के आपके पास 40 नंबर हैं। 200 नंबर का पेपर ये आ रहा है। बट अगर मैं नस बिजनेस की बात करूं, वहां पे 100 नंबर मैथ्स हैं, 100 नंबर आपके पास इंग्लिश है। तो वहां पे तो आपके पास 50-50 आपको टाइम दोनों को देना है। यानी कि भाई वो बच्चे जो नस बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 50% टाइम अपना देना है, आधा टाइम देना है मैथ्स को, आधा टाइम देना है आपने इंग्लिश को। मगर नस बिजनेस का टेस्ट भी मुश्किल हो गया है। मैं तो ये बात बहुत पहले से आप लोगों से कह रहा था। तभी ये वजह है कि मेरे बैजेस के अंदर, जो नस बिजनेस स्कूल के बैजेस होते हैं, वहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पहले से कवर हम करवा रहे थे। उसके पीछे रीजन
रीजन ही ये था कि भाई नस बिजनेस में व्हाट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक जमाना था कि भाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले कह रहे होते थे कि नस बिजनेस में तो व्हाट प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है, बट अब बहुत ज्यादा आते हैं नस बिजनेस में व्हाट प्रॉब्लम्स। तो याद रखिएगा नेट बिजनेस के अंदर व्हाट प्रॉब्लम्स अब बहुत ज्यादा आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज्योमेट्री का पोर्शन वहां पे ज्यादा पूछा जा रहा होता है, तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। सिमिलरली जो नेट इंजीनियरिंग का बच्चा है, तो भाई आपने ज्यादा टाइम, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि देखो वो देखते हैं कि मैथ्स के अगर 100 नंबर है तो वो 99% टाइम मैथ्स को देने में लग जाते हैं। देखो अगर आप मैथ्स के अंदर 80 नंबर भी लेकर आ जाओ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, अगर आप मैथ्स के अंदर 80 नंबर भी लेकर आ जाओ मगर फिजिक्स के अंदर आप 20 नंबर लेकर आओ और इंग्लिश के अंदर आप खाली 10 नंबर लेकर आओ, तब भी आपका स्कोर 110 का ही बनेगा, वो किसी काम का नहीं है। तो भाई आपने नस के नेट 2 दिया, नेट 1 दिया, जो भी नेट दिया, आपने वहां पे जान मार दी मैथ्स के ऊपर, एक सब्जेक्ट पे जान मार दी ना। अब एटलीस्ट आप थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स मारो उन सब्जेक्ट के ऊपर जिनमें आपका टाइम कम है। मैं मानता हूं कि मैथ्स का स्कोर ज्यादा है, मैं मानता हूं कि मैथ्स का वेटेज भी ज्यादा है, मगर भाई मैथ्स को करने का भी एक ट्रिक को अपनाओ। आपकी मैथ्स स्ट्रांग है, आपको ये बात पता चल गई, तो भाई जो टॉपिक्स आपके मैथ्स में रिमेनिंग थे ना, कोशिश करो कि पहले उसको कवर कर लो और ज्यादा टाइम अपना फिजिक्स या इंग्लिश को दे दो। स्पेसिफिकली इंग्लिश को ज्यादा खुदारा लाजमी तौर पे दो, इंग्लिश को खुदारा लाजमी तौर पे ज्यादा टाइम दो। मेजॉरिटी बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि भाई उनके मैथ्स में भी अच्छे नंबर होते हैं। मैं एक बच्चे को जानता हूं, उसका नाम था शिव कुमार, शिव कुमार नाम था या पता नहीं प्रेम कुमार नाम था, वो मेरे लास्ट ईयर के बैच का बच्चा था, ऑल्दो आज वो फास्ट के अंदर बैठा हुआ है, अच्छा बच्चा था। उसका नस का स्कोर था 137 और अब यकीन मानिए उसका नस का स्कोर 137 जो था उसके अंदर, तो भाई इस बच्चे के मैथ्स के अंदर 76 नंबर थे, 80 में से 76 नंबर, यानी कि मैथ्स के अंदर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। मगर फिजिक्स के अंदर इसके नंबर तकरीबन 32 33 के करीब के थे, क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन होता था 60 नंबरों का। इसी तरीके से केमिस्ट्री या कंप्यूटर भी लास्ट ईयर तक इन्वॉल्व थी, तो वहां पे इसके नंबर आए थे, आई रिमेंबर 30 में से तकरीबन 13 या 14 नंबर इसके थे केमिस्ट्री के अंदर। सिमिलरली फिर इंटेलिजेंस के पोर्शन के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर इसके 8 या 9 नंबर थे। तो इसका जो ओवरऑल स्कोर बना था ना वो 137 का बना था। हालांकि मैथ्स के अंदर इसने बहुत एफर्ट्स मारी थी, मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मगर बाकी सब्जेक्ट्स की वजह से ही वाज डूम्ड। तो भाई वो फास्ट के अंदर आज बैठा हुआ है, फास्ट कराची के अंदर। मगर कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि भाई देखो आपने किसी एक सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं दे देना कि आपके बाकी सब्जेक्ट अच्छे परफॉर्म ना हो सके। मैं हमेशा इस तरह की एग्जांपल्स बच्चों को देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि भाई आपने सिर्फ मैथ्स को अच्छा परफॉर्म नहीं करना, आपकी मैथ्स अच्छी है या आपको ये बात मालूम है कि मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, मगर बाकी सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट इतना टाइम तो दो कि आपके उसके अंदर 30, अगर 40 में से इंग्लिश में 30 नंबर तो आ सके, 28 नंबर तो आ सके, और सिमिलरली फिजिक्स के अंदर 60 में से एटलीस्ट 50 प्लस नंबर तो आ सके या 45 प्लस नंबर तो आ सके कि आपका एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बन सके। तो इतना टाइम तो लाजमी तौर पर दो। तो इसकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर उन टॉपिक्स को कवर करो जो आपके रिमेनिंग है। मैं मानता हूं कि आपकी मैथ्स अच्छी है, या अगर आपकी मैथ्स खराब है तो फिर पहले मैथ्स को ज्यादा टाइम दो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको थोड़े बेहतर नंबर थे तो जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है उसको ज्यादा टाइम दो, और जब आप थक जाओ टाइम देते देते तो फिर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हमेशा स्विच कर लिया करो। मैं इसको भी टाइम टेबल वाली बात में एक्सप्लेन भी करूंगा, मगर सबसे पहले तो ये बात समझो कि भाई आपकी जो भी हथियार आपका सबसे स्ट्रांग है उसको कम टाइम देना है, जो चीज सबसे ज्यादा वीक है उसको ज्यादा टाइम देना है, इस बात को ऐसे समझो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे पास अक्सर पेशतर बच्चों का आता है कि सर तैयारी के लिए किस चीज पे फोकस करें, सर वो आप तैयारी कैसे करें। तो भाई मैं इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल आप लोगों को देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नस की 170 प्लस के टॉपर भी मौजूद रहे। नस के नेट नंबर फोन लास्ट ईयर जो नस का टॉपर था वो अब्दुल रहमान फैसल था। ये जीआईकेआई के अंदर बच्चा बैठा हुआ है 100% स्कॉलरशिप के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जीआईकेआई में भी इसकी पोजीशन थी। ये पीयूसीआईटी के अंदर भी टॉपर था, फास्ट के अंदर भी टॉपर था। तो भाई मैं दो चीजें बच्चों को रिकमेंड करता हूं, वेन एवर यू आर टारगेटिंग नस, आपने हमेशा दो चीजों का ख्याल रखना है। खुदारा बुक रीडिंग आपने लाजमी तौर पर करनी है फिजिक्स के अंदर। देखो अब केमिस्ट्री का पोर्शन तो नहीं आ रहा ना, अब केमिस्ट्री का या कंप्यूटर का पोर्शन तो नहीं आ रहा, तो आपको ज्यादा बुक रीडिंग तो नहीं करनी। तो फिजिक्स के लिए लाजमी तौर पे बुक रीडिंग को हमेशा प्रेफर किया जाता है। भाई फिजिक्स के लिए लाजमी तौर के ऊपर बुक रीडिंग को करो, लाजमी तौर पे फिजिक्स के लिए बुक रीडिंग बेतहाशा करो। नस के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट एज इट इज पंजाब बोर्ड की किताबों के आते हैं, तो भाई फिजिक्स के अंदर बुक रीडिंग ज्यादा करो। जितने भी टॉपिक्स हैं फिजिक्स के उनको एटलीस्ट बुक रीडिंग लाजमी तौर पे करो। सेकंड नंबर के ऊपर नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो भाई जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हो उन कैलकुलेशंस को माइंड में करने की कोशिश करो। आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, कोई मसले की बात नहीं है। ये जो बेसिक फ्रैक्शंस हैं ये आपको याद होने चाहिए, बेसिक स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। खुदारा 20 तक के टेबल्स लाजमी तौर पे याद करो। ये बुनियादी चीजें जो कि आप जब नस की तैयारी कर रहे होते हैं आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं उनको लाजमी तौर पे पढ़ो। मैथ्स की किताब अपने पास एटलीस्ट रख लो, भाई सदर से उर्दू बाजार से लाजमी तौर पे मिल जाएगी। सही करता हूं कि भाई फिजिक्स के लिए तो किताब को रीड करो, भाई जो भी अपने लेक्चर्स दे रहे हो फिजिक्स के साथ साथ अपने नोट्स को डिजाइन करो। किताब को रीड करते हुए हाईलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओ। फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है, कोई टीचर नहीं बताएगा कि भाई किताब के अंदर हाईलाइशन करो। अपनी जो भी किताब के अंदर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको हाईलाइट करते जाओ। कोशिश करो जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनको माइंड के अंदर सॉल्व करो। उसका मेथड अगर आपने देख लिया तो
एटलीस्ट कोशिश करो कि माइंड में सॉल्व करने की। फिर टेस्ट को देते हुए स्ट्रेटेजीज होती है कि भाई हमेशा पहले आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, देन मुश्किल क्वेश्चंस के ऊपर जाओ। मगर तैयारी के लिए आपने फोकस ये करना है, किताब की रीडिंग बहुत जरूरी है अपनी। इसी तरीके से मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज की प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। अक्सर मैं देखता हूं जब नस का टेस्ट करीब होता है, हर ग्रुप के ऊपर तकरीबन एक आध बच्चा ऐसा होता है फॉर्मूला शीट मांग रहा होता है। भाई फॉर्मूला शीट किसी और की नहीं रखी जाती। मैं हमेशा बच्चों को एक बात समझाता हूं कि भाई मैं अक्सर इस चीज को नोटिस करता हूं कि भाई बच्चे क्या होते हैं, टेस्ट से पहले फॉर्मूला शीट किसी से पूछ रहे होते हैं। बेटा फॉर्मूला शीट आपने खुद से प्रिपेयर करनी होती है। रिमेंबर दिस थिंग, जब आपके नस का टाइम करीब आए, जब आपके नस का टेस्ट करीब आए, तो भाई ये फॉर्मूला शीट किसी से मांगनी नहीं होती। आपने करना क्या होता है बेटा, आपने करना ही होता है कि जब आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे हो मेरे लेक्चर्स के जरिए, मेरी लाइव क्लासेस के जरिए, तो जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक कवर करवा रहा हूं, कोशिश करो कि भाई वालिद मोहतरम को दुकान पे भेज के दस्ते के पेजेस मंगवा लो। तो जो जो टॉपिक कवर करते जा रहे हो, उस टॉपिक के अंदर जो भी शॉर्टकट्स आ रहे थे, उस टॉपिक के अंदर मैंने जितने शॉर्टकट्स आपको सिखाए, उस टॉपिक पे हमने जितने फॉर्मुलाज को अंडरस्टैंड करा, जितने फॉर्मुलाज को हमने सीखा, कोशिश करो उनको एक रफ पेपर पे उतारते जाओ, उनको दस्ते के पेज पे उतारते जाओ। इस तरीके से आपके पास हर चैप्टर की अपनी फॉर्मूला शीट खुद से प्रिपेयर होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अक्सर बच्चों को बात समझाता हूं, समझा समझा के थक गया हूं कि भाई नस के टेस्ट के अंदर अगर 100 एमसीक्यूज आते हैं तो बेटा 100 में से कम 15 से 20 स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नस के टेस्ट के अंदर अगर नस के टेस्ट के अंदर भैया अगर 100 एमसीक्यूज आते हैं मैथ्स के, तो 100 में से 20 से 30 एमसीक्यूज, 15 से 20 एमसीक्यूज तो लाजमी तौर के ऊपर, जितने डिफिकल्ट पेपर क्यों ना आ जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुलाज के होते हैं। इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला आ गया, कोई आपके पास लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, कोई आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डेरिवेटिव के ऊपर आ गया। भाई फॉर्मूला के क्वेश्चन देखो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि स्ट्रेट फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है कि साइन अल्फा बाई 2 किसके बराबर है। एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट सपोज पेपर में क्वेश्चन आ गया ई की पावर 5x। अब ई की पावर 5x बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, कि आपको नेचुरल एक्सपोनेंट का अगर फॉर्मूला आता होगा तो सॉल्व होगा। तो याद रखिएगा 20 से 15 आपके नंबर फ्री के नंबर होते हैं, जो कि आपने बस अगर आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को मुजाहरा करोगे आप इसके नंबर को ले सकते हो। भाई फॉर्मूला शीट कभी किसी से मांगी नहीं जाती, खुद से प्रिपेयर की जाती है। तो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि बेटा देखो जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो, जो भी आप पर्टिकुलर चैप्टर कवर करते हो मैथ्स का मुझसे या किसी भी टीचर से दुनिया के अंदर, भाई उस अपनी फॉर्मूला शीट, अपनी शॉर्टकट शीट खुद खुद साथ में बनाओ। ये किसी से मांगी नहीं जाती। भाई किसी से मांग के अगर आप फॉर्मूला शीट पढ़ रहे हो ना, उसमें आपका फायदा नहीं होगा जितना फायदा आप खुद से जो फॉर्मूला शीट बनाओगे वो आपको हमेशा फॉर्मुलाज याद रहेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर फॉर्मुलाज को याद करने की एक स्ट्रेटेजी होती है लिख लिख के प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, दुनिया में इधर से उधर हो जाओ, इनके फॉर्मुलाज लाजमी तौर पर पढ़ के जाओ। ट्रिगोनोमेट्री में डोमेन रेंज हो गई आपके पास, साइन की डोमेन क्या है, कॉस की डोमेन क्या है, इनवर्स की डोमेन क्या है, इनवर्स की रेंज क्या है। तो भाई ये क्वेश्चंस तो फ्री के क्वेश्चंस है ना, हर पेपर में 6-7 एमसीक्यू लाजमी तौर पे होते हैं। भाई अगर कोई माठा से माठा पेपर भी आ गया, ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आएंगे ना वहां पे, मगर इन फॉर्मुलाज को याद करने का तरीका होता है लिख लिख के। भाई एटलीस्ट कोशिश करो कि 3 से 4 दफा पहले देख के लिखो। हमेशा मैं बच्चों को कहता हूं, अपनी क्लासेस में बहुत दफा कहता हूं कि भाई फॉर्मुलाज याद करने का तरीका रट्टे मारना नहीं होता। फॉर्मुलाज याद करने का तरीका होता है कि पहले 3 से 4 दफा देख के लिखें और फिर कोशिश करें 1 से 2 दफा बगैर देख के लिखने की। तो भाई जिस फॉर्मूले के अंदर आप बगैर देख के लिखते हुए फंसो ना, तो जल्दी से अपनी कॉपी को उठाओ और कोशिश करो उस फॉर्मूले को जिसमें आप फंसे थे उसको 8 से 9 दफा देख के लिख लो और फिर बगैर देख के लिखो। आपको वो चीज ऐसे पानी की तरह याद होगी, आप सोच नहीं सकते। भाई ये जो स्ट्रेटेजी होती थी इसको हम इस्तेमाल करवाते थे, या इसको मैं खुद इस्तेमाल करता था अपने जमाने तालिब में, आज से 15-20 साल पहले हम इसको इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे जो आपके पास केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस होती हैं इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की इक्वेशन इतनी टफ होती थी उसको याद ही नहीं हो पाती थी। वो नीला थोड़ा वाली इक्वेशन जो होती थी ना, तो वहां से भाई मुझे तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं खुद अपने जमाने तालिब इल्मी के अंदर एक टॉपर रहा था। तो भाई मुझे ये चीज बड़ी पसंद थी। तो आज मैं उसी स्ट्रेटेजी को आपसे डिफाइन करता हूं कि भाई अगर आपने वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो इसको इस तरीके से आपने कवर अप करना है। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजीज होती हैं। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर बच्चों का एक कंसर्न होता है कि सर वो टाइम टेबल मैनेज नहीं होता, सर वो टाइम टेबल फॉर्म नहीं कर पा रहे होते, क्या करें सर आप बताएं। मेरे प्यारे शागिर्दों, टाइम टेबल के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी डिफाइन करता हूं। जैसे मैंने आपसे ऊपर ये बात अर्ज करी कि बेटा देखो टाइम टेबल हर इंसान खुद से डिजाइन करता है। आपने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, ये नहीं कि आप किसी का टाइम टेबल को कॉपी कर लो। कोई टाइम टेबल कॉपी करके आप पास नहीं हो सकते। टाइम टेबल हमेशा खुद बनाओ। जैसे आज का रमजान मुबारक का महीना है, तो आप कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो। मैं हमेशा नॉर्मल डेज में बच्चों से कहता हूं कि भाई सुबह सहरी के बाद का जो टाइम होता है ना, अगर आप आधे एक घंटे की नींद ले भी लेते हो कोई मसले की बात नहीं है, मगर कोशिश करो सुबह 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि सुबह
के औकात में आप जो भी चीज याद करते हो ना भाई वो हमेशा याद रहती है। देखो ये बातें मैं आपसे ऐसे नहीं कह रहा, मैं खुद अपने जमाने तालीम इल्मी के अंदर मैं खुद आईबी ड्रॉप आउट हूं। मैंने खुद एनआईटी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी, इसके अलावा मैं टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से तालीम याफ्ता हूं। तो भाई मैं ये चीज बच्चों को इसलिए बताता हूं कि देखो मैं एक नॉर्मल ये नहीं कि मैंने बीएससी एमएससी कोई कर लिया था किसी यूनिवर्सिटी से और मैं उसके बाद टीचिंग के कैरियर में आ गया, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा। तो मैं समझता हूं कि भाई मेरा ये फर्ज है कि मैं अपनी कौम के बच्चों को एक छोटी सी गाइडेंस जरूर दे दूं कि भाई फायदा क्या, मेरी उस पढ़ाई करने का फायदा क्या अगर मैं आपको वो चीज डिजाइन ना कर सका जिस जमाने तालिब इल्मी के अंदर मैं जिन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता था। भाई सुबह के जो औकात होते हैं ना ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। सुबह के जो औकात होते हैं इसमें जो चीज आप याद करते हो वो आपको हमेशा याद रहती है, हमेशा याद रखिएगा। सुबह के औकात में आप जो चीज पढ़ते हो जो चीज याद करते हो हमेशा याद रहती है। तो कोशिश किया करो जो थ्योरी वाला काम है उसको हमेशा सुबह पढ़ो। जो थ्योरी वाला काम है ना जिसमें आपको लगता है कि आपको वो चीज याद करनी पड़ेगी वो हमेशा सुबह के औकात में कवर करो। सेकंड नंबर के ऊपर आपने ये कोशिश करनी है जो जब कभी बहुत दफा यार ऐसा होता है, मैं भी देखो इंसान हूं, कभी कभार ऐसा होता है कि लेक्चर बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा होता। मैं आपको अपनी रियल लाइफ बताऊं ना, अक्सर लोग कहते होंगे सर आपकी तो लाइफ बहुत ही अच्छी है भाई सर ये है वो है। अरे भाई हम भी इंसान है, हम हमारे ऊपर भी फेजेस आते हैं, आप पे भी जरूर कभी ना कभी डिप्रेशन के फेज आते होंगे कि आपको कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा। ऐसा बिल्कुल होता है, मगर याद रखिए एक बड़ी मशहूर कोटेशन है जो मैं अक्सर अपने आप को याद करवाता हूं जब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता। मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोटेशन बताता हूं कि भाई इंटेलिजेंट आर्ट जो इंटेलिजेंट पर्सन कैन ऑलवेज बी बीटेड, इंटेलिजेंट पर्सन कैन ऑलवेज बी बीटेड बाय कंसिस्टेंट पर्सन। ये एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि भाई जो दुनिया का इंटेलिजेंट तरीन आदमी है ना, अगर आप हार्ड वर्क जो दुनिया का हार्ड वर्किंग तरीन आदमी है आप उस आदमी को भी बीट कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने काम के अंदर। भाई आप दिन के अंदर 4 घंटे पढ़ते हो कोई मसले की बात नहीं है, मगर अगर आप रेगुलरली 4 घंटे पढ़ रहे हो ना आप कंसिस्टेंट हो। ऑन दी अदर हैंड कोई बच्चा कहता है सर मैं तो इंटेलिजेंट हूं मैं तो हार्ड वर्कर हूं, मगर हफ्ते में सिर्फ एक दिन टाइम देता है पढ़ाई को, वो टाइम निकाल ही नहीं पाता, तफरीयों में लगा रहता है, फजूल कामों में लगा रहता है। तो ऐसे बच्चे का कभी नस का टेस्ट नहीं निकलेगा। तो कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े से मैथ्स के अंदर वीक हो कोई मसले की बात नहीं है बेटा, कोई इशू की बात नहीं है, मगर कंसिस्टेंट हो। टाइम टेबल डिजाइन करने का फायदा ही ये होता है कि भाई आपको गिल्ट होता है कि मैंने आज के दिन में एक चैप्टर कवर करना था मैं वो चैप्टर कवर नहीं कर सका, तो एटलीस्ट वो गिल्ट आपको मजबूर करता है, वो गिल्ट आपको खेलने में नहीं देता। भाई ये जो गिल्ट होता है ना गिल्ट आप में लाजमी होना चाहिए। जब आप टाइम टेबल बनाते हो और अगर किसी वजह से उसको आप फॉलो नहीं कर पाते कि भाई कोई दोस्त आया उस दोस्त ने बोला कि भाई क्रिकेट मैच है आज रात में क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो वो जो गिल्ट होगा ना कि यार मुझे अपना इस टाइम में पढ़ाई करनी थी, वो गिल्ट आपको जरूर मारेगा। वो बैटिंग करते हुए आप जब आउट हो गए ना तो आपको गिल्ट आएगा कि यार इससे बेहतर था पढ़ाई कर लेता। तो टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। कोशिश करो सुबह के औकात में हमेशा थ्योरी करो। अच्छा दूसरे नंबर पे बहुत दफा बच्चे एक गलत काम ये करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को 10-10 घंटे दे देते हैं। भाई हर इंसान की ये आदत है, ये नेचर है, भाई ये इंसान की नेचर है। आप किसी भी जब चीज को एक हद से ज्यादा वक्त देते हो ना वो चीज आपको बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाती है, वो चीज आपको मजा नहीं दे रही होती, वो किक नहीं दे रही होती। तो भाई कभी भी ऐसा मौका है जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं बिल्कुल उल्टी आना स्टार्ट हो जाए तो कोशिश किया करो सब्जेक्ट वहां पे चेंज कर लो, ना कि आप पढ़ाई छोड़ के तफरी करने बैठ जाओ। कोशिश किया करो कि सब्जेक्ट को चेंज कर लो। अगर आप पहले फिजिक्स कर रहे थे तो आप इंग्लिश करने लग जाओ, मैथ्स करने लग जाओ, जो आसान टॉपिक है उसको कवर कर लो। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि भाई एक मुश्किल टॉपिक उठाया और सुबह से लगे हुए हैं, भाई क्या कर रहे हो सर वो फॉर्मूलाज के रट्टे मार रहा हूं याद ही नहीं हो रहे, सर वो मैं फिजिक्स का एक टॉपिक याद कर रहा हूं याद ही नहीं हो रहा, सर वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं वो हो ही नहीं रहे। यानी कि आपका दिल नहीं कर रहा आप बट फिर भी लगे हुए हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सिर्फ टाइम जाया कर रहे हो। तो कोशिश किया करो ऐसी सिचुएशन के अंदर टॉपिक को चेंज कर लो, कोशिश किया करो ऐसी सिचुएशन में अपने सब्जेक्ट को चेंज कर लो। और जैसे मैंने आपसे कहा पास पेपर्स लाजमी तौर पर कवर अप करने के ऊपर जाओ। सो भाई व्हाट आई एम ऑफरिंग, मैं अपने तमाम बच्चों को ऑफर करता हूं कि भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप नस का नेट 3 या नेट 4 दे रहे हैं या फिर जीआईके फास्ट का टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई तुमको ऑफर करता हूं कि अगर आप नस की फास्ट की यूईटी की कॉमसेट्स की जीआईकेआई की प्यास की एनईडी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे आराम से बैठ के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं लाइव क्लासेस के बैच को ज्वाइन करके। देखो बैच का फायदा क्या होता है मैं दो बातें डिफाइन कर देता हूं। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन आता है सर आपके यूट्यूब पे भी लेक्चर्स बहुत बेहतरीन है, सर यूट्यूब पे भी सारी चीजें अवेलेबल है आपकी, तो आपने माशाल्लाह से यूट्यूब पे इतनी मेहनत करी हुई है, तो बैच का फायदा क्या है? देखो बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई मेरी कोशिश ये होती है जो रीसेंट पेपर्स हैं हमेशा बैच में बच्चों को सॉल्व करवाता हूं। आपको क्या लगता है भाई ये जो मैं यूट्यूब पे पेपर सॉल्व करवाता हूं, यूईटी का पेपर हो गया, फास्ट का हो गया, एनईटी का हो गया, जीआईके का हो गया, मुझे क्या मजा आता है? भाई मेरा कंटेंट उससे क्रिएट होता है, आपको नहीं पता होगा, आपको लगता है मैं आपके लिए फायदा कर रहा हूं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए सदका जारिया के तौर पे फायदा कर रहा हूं, मगर उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे और मेरे बैच के बच्चों को होता है कि भाई जब मैं उस टॉपिक को फिर पढ़ाता हूं लाइव क्लासेस के अंदर तो भाई वहां पे आपको जो रीसेंट पेपर्स होते हैं जो रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं वो आपको पता चलते हैं। भाई नस की न्यू पॉलिसी क्या है, नस के अंदर न्यू क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, न्यू पास पेपर्स के क्वेश्चंस कौन से हैं, नेट नंबर 2 2025 में जो हुआ उसके क्वेश्चंस कौन से थे, एनईटी के अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या बेसिक गाइडेंस है, एक तो आपको वहां पे वो मिलती है। इसके अलावा लाइव क्लासेस के बैच में आपके तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे ना वहां पे नॉर्मली नस के बैच की फीस होती है 50,000 रुपए अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है और इंतहाई बेकार इंस्टीट्यूट है, उनका मैंने एक
वो पढ़ा था, एक मार्केटिंग टेक्निक। वो फरमाते हैं कि भाई नस की और अगर एनईडी की तैयारी करनी है उसकी फीस है 60,000 रुपए, और अगर सिर्फ एनईडी और कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है उसकी फीस है 40,000 रुपए। तो यानी कि आपको डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी अलग अलग फीस बताई जाती है। ऑन दी अदर हैंड मैं अपने बच्चों को एक बहुत ही बेहतर चीज परफॉर्म करता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि देखो आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, इधर वो इंजीनियरिंग की है इधर वो बिजनेस की है, आपका एक ही बैच होगा। यानी कि ऑब्वियसली सी बात है जो आप फीस दोगे उस फीस के अंदर आपको इंजीनियरिंग की क्लासेस अलग मिलेंगी, आपको नस के नेट की क्लासेस अलग मिलेंगी और बिजनेस की क्लासेस अलग मिलेंगी। आप आईबी में अप्लाई करो, नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई करो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन इस बैच में शामिल होगी। इस इन बैचेस के अंदर आपके तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर यूईटी के अंदर एनईडी के अंदर मैरान में केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, कंप्यूटर का आता है। आपको हम हर चीज प्रोवाइड करेंगे, हर फैसिलिटी देंगे। एनटीएस के अंदर जैसे एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन आता है, तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। आप अगर नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो भाई बिजनेस की जो मैथ्स आएगी हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चे को फायदा ये होता है कि भाई आप जो 7,000 रुपीज की पेमेंट करते हो, इस पेमेंट के अंदर आपके पास हर तरह का ऑप्शन होता है। आपको जो शेड्यूल मिलता है उसमें आपको तमाम क्लासेस ऑफर होंगी। अब आप जिन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हो आप उनकी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बच्चा कहता है सर मैं सिर्फ नर्सरी क्लास अटेंड करना चाहता हूं, तो कोई मसले की बात नहीं भाई, आप सिर्फ फिजिक्स को अटेंड करो, मैथ्स को करो, इंग्लिश को करो और क्वेरी सेशंस को लो। इसके अलावा अगर एक बच्चा कहता है नहीं सर मैं नस के साथ जो है ना नस इंजीनियरिंग और नस बिजनेस स्कूल दोनों को अटेंड करना चाहता हूं, कोई मसले की बात नहीं है, आप एडवांस मैथ्स की क्लास भी लोगे, आप बिजनेस मैथ्स की क्लास भी लोगे। कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं तो भाई पर्टिकुलरली एनआईटी यूनिवर्सिटी कराची को टारगेट कर रहा हूं, या फिर मैं टारगेट कर रहा हूं एनटीएस को, तो भाई फिर आप बिजनेस मैथ्स की क्लास भी लोगे, बेसिक मैथ्स की क्लास भी लोगे, इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग वाली जो क्लासेस होंगी उनको भी लोगे, आईक्यू क्लासेस को भी लोगे। तो आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की, सही है ना, इसी फीस में। और ये सब कोर्सेज आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाए जाते हैं। भाई एक दफा आपका कोर्स नस के नेट 3 से पहले कवर होगा, एक दफा नेट 4 से पहले, फिर अगर आप यूईटी के राउंड 2 के लिए भी अप्लाई करोगे तो उसके लिए भी कोर्स कवर होगा। यानी कि मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस में कोर्स कवर होता है। सबसे बड़ा फायदा बच्चे को ये मिलता है कि लाइव क्लासेस के अंदर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होता है। सेकंड नंबर के ऊपर आप फास्ट का टेस्ट दे रहे हो, फास्ट का टेस्ट जुलाई के अंदर आएगा। अब बच्चा बोलता है सर एक महीने में तो अगर कोर्स कवर हो जाएगा, 3 महीने में कोर्स कवर हो जाएगा, जुलाई तक मैं क्या करूंगा? भाई जुलाई तक आपको दोबारा से कोर्स रिवाइज हो रहा होगा, मल्टीपल पास्ट पेपर्स कवर अप हो रहे होंगे। तो अगर अभी आपके इंटर के एफएससी के पेपर्स आएंगे तो भाई वहां पे आपको गैप भी मिलेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो बच्चे को यहां पे मिलता है कि आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और ये टेस्ट सेम पैटर्न पे कंडक्ट होते हैं जिस तरह नस का होता है, फास्ट का होता है, यूटी का होता है, टाइमर लगा हुआ होता है। तो भाई आप एक टाइमर के साथ बैठ के टेस्ट देते हो, क्योंकि देखो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, आप कहीं से भी तैयारी कर लो, आप किसी भी एप्लीकेशन से जरिए तैयारी कर लो, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करती है वो मैटर ये करती है कि भाई आप किस तरीके से अपने टेस्टों को दे रहे हो। क्योंकि हर बच्चा उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जब तक एप्टीट्यूड के अंदर टाइम मैनेजमेंट को नहीं सीखोगे, आप जब तक एप्टीट्यूड के अंदर चीजों को कवर करते रहोगे मगर आपको टेस्ट देने का तरीका नहीं आता, आपको यह नहीं पता कि आपने किस तरीके से चीजों को कवर अप करना है, तो उस वक्त तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो भाई सबसे बड़ा फायदा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको यह मिलता है कि आप प्रॉपर्ली टेस्टों को देते हो, और ना सिर्फ टेस्टों को देते हो बल्कि उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको डिफाइन किया जाता है उन टेस्टों के वीडियो सॉल्यूशन के अंदर कि भाई कोई चीज आपने कैसे कवर अप करी, या फिर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था, एंड सो ऑन। इसके अलावा तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, तमाम का तमाम टॉपिकल पास्ट पेपर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको बैजेस के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा आप लोगों की प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, ये लाइव क्लासेस के अलावा फीचर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फीस के अंदर आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, पाकिस्तान के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में भी फैसिलिटीज आपको नहीं मिल रही होती। खैर, तो ये तमाम की तमाम चीजें अपने बैच के बच्चों को ऑफर करते हैं। यानी कि लाइव क्लासेस के अलावा डाउट क्लासेस आपकी कंडक्ट होती हैं हफ्ते के अंदर, कि आप वहां पे अपने तमाम सब्जेक्ट्स की क्वेरीज को पूछ सकते हो। एक डेडिकेटेड डाउट फैकल्टी होती है जो कि आपकी तमाम क्वेरीज का आंसर करती है। खैर, वापस आते हैं कि अब देखो वापस आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। हमने टाइम टेबल भी डिस्कस कर लिया, सब्जेक्ट भी डिस्कस कर लिया। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों के जहनों में होता है कि सर नेट 3 के नेट 4 की डेट्स क्या आ रही हैं? तो भाई नस के नेट नंबर 3 की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लाइव है। नस के नेट 3 की रजिस्ट्रेशन 23 फेब से लेकर 27 मार्च के दरमियान तक कंडक्ट हो रही होगी। यानी कि आप अभी भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, 27 मार्च तक का आप नस के नेट नंबर 3 की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और नस का नेट नंबर 3 जो होगा 5 अप्रैल को होगा। मगर नस का नेट नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर होता है, जहन में रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ भी होगा, देखो सही है ना। अच्छा, सिमिलरली नस का नेट नंबर 4 जो होगा इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा अप्रैल से लेकर जून तक। यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक आप नस के नेट नंबर 4 की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और जो इस्लामाबाद का टेस्ट होगा वो होगा जून जुलाई के अंदर। कोयटा का टेस्ट और कराची का टेस्ट और गिलगित का टेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ जुलाई के अंदर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है,
अक्सर बच्चों में मुझसे एक क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं कि सर क्या नस का नेट नंबर 3 देना चाहिए या नेट नंबर 4 देना चाहिए। देखो मैं इस सवाल का जवाब आपको बहुत कैटेगोरिकल मैनर में देता हूं कि देखो नस का नेट नंबर 3 क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप पंजाब में रहते हैं, केपीके के अंदर रहते हैं, इस्लामाबाद ट्रेवल करना आपके लिए मसला नहीं है। अगर तो आपके लिए इस्लामाबाद ट्रेवल करना मसला नहीं है, फंड्स इज नॉट एन इशू, आपके लिए पैसे निकालना और ट्रेवल करने की कॉस्ट आप बेयर कर सकते हो आराम से, तो मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नस का नेट नंबर 3 दो। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर नस का नेट 3 देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल कहूंगा लाजमी तौर पर दो। अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हो, लाहौर में रह रहे हो, आपके लिए इस्लामाबाद ट्रेवल करना इतना बड़ी हेडेक नहीं है, तो आप लाजमी तौर के ऊपर नस का नेट नंबर 3 दो। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर सकते, ट्रेवलिंग की कॉस्ट होती है ना भाई, रेलवे का टिकट भी 6,000 रुपए का मिलेगा, 5,000 रुपए का मिलेगा, आप जाओगे वहां जाके किसी हॉस्टल में रुकोगे एक रात के लिए, फिर टेस्ट दोगे, फिर वापसी की क्या ट्रेन का टिकट होगा, डेबो का टिकट होगा, बस का टिकट होगा, तो भाई वो एक कॉस्टली चीज है। अगर तो अफोर्ड कर सकते हो दूसरे शहरों से जाना तब तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो बेशक ना दो। मगर मेरी तो ख्वाहिश ये होती है बच्चा लाजमी तौर पर दे, क्योंकि देखो आप जितनी ज्यादा नेस्ट की अटेम्प्ट्स को देते हो ना, उसमें आपका फायदा होता है, आप सीखते हो। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। नस के नेट नंबर 1 के अंदर शाजिब नाजिर मेरा बैच नंबर 1 का स्टूडेंट है, इसने 158 का स्कोर किया था नस के नेट नंबर 1 2025 में, और इस बच्चे ने अभी नस के नेट नंबर 2 के अंदर 162 का स्कोर किया माशाल्लाह से। यानी कि ये इसने 4 नंबर अपने इंक्रीज कर लिए। भाई 4 नंबर इंक्रीज हुए, बहुत बड़ी बात है, मैं इस बच्चे को कांग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि भाई पहले वाले नेट पे 158 थे, अब 162 कर दिए। तो भाई बच्चा हमेशा जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स को देता है तो अपनी गलतियों से सीखता है, क्योंकि देखो जब आप फर्स्ट टाइम नस का टेस्ट देते हो तो आप कॉन्फिडेंस भी नहीं होते, आप परेशान भी होते हो, आपको टेस्ट देने का तरीका नहीं पता होता, आप माहौल को देख के घबरा रहे होते हो कि यार इतने फौजी वौजी हैं, पता नहीं किस तरह का एग्जाम सेंटर है, पता नहीं एसी कैसा है, ये कैसा है, माउस कैसा है, एक सॉफ्टवेयर कैसा होगा एंड सो ऑन। तो बच्चा काफी हद तक पैनिक कर रहा होता है, बच्चा काफी हद तक कॉन्फिडेंट नहीं होता, आप पैनिक मूड के अंदर होते हो, आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि बेटा लाजमी तौर के ऊपर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स को दो। अगर तो नेट 3 जाके आप अगर तो आपका गैप ईयर है, या अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपको पंजाब बोर्ड के, कराची बोर्ड के, सिंध बोर्ड के, या आपको अपने अभी आपके टेस्ट में टाइम है आपके इंटर के ए लेवल्स के, तो लाजमी तौर पे नेट 3 का टेस्ट दो। बट अगर नहीं दे सकते तो फिर नेट 4 तो लाजमी तौर पे देना ही देना है, और उसके लिए आपके पास टाइम अवेलेबल होगा। ज्यादा टेस्ट देने का सिर्फ एक फायदा ये होता है कि आपको एटमॉस्फेयर की आगाही मिलती है, आपको एक्सपोजर मिलता है, और आप अपनी पुरानी गलतियों से हमेशा सीखते हो। भाई अगर किसी बच्चे ने, मैं हमेशा एक बात बच्चों को बताता हूं, अगर आपने एक नेट के अंदर 90 का स्कोर करा, तो भाई अगले नेट के अंदर अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, अगर आप उन गलतियों पे वर्किंग करते हो, तो आप लाजमी तौर पे 130 का स्कोर आराम से कर सकते हो, और 30 नंबर बंदा आराम से इंक्रीज कर सकता है। और फिर उससे अगले नेट के अंदर हु नोस कि आप 155 प्लस करो, 160 प्लस करो, 170 प्लस करो। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि इंसान जब गलतियों से सीखता है तो वर्किंग उस पर करता है। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई दोनों नेट्स को दो, आपके पास नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4, तीन चारों को देना चाहिए, बट नेट 1, नेट 2 तो हो चुका है, तो नेट 3, नेट 4 अवेलेबल है। तो अगर तो आपके पास टाइम अवेलेबल हो, अगर तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, तो नेट 3 देने के लिए जाओ, अदरवाइज जो जो आपके शहर में नेट होगा उसको दो। नेट नंबर 4 बेटा इस्लामाबाद में भी कंडक्ट होगा, कराची के अंदर भी कंडक्ट होगा, आपके पास कोयटा के अंदर भी कंडक्ट होगा, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान में भी कंडक्ट होगा। तो भाई आप लोग जहां जहां मौजूद हो, इस नेट को लाजमी तौर पे दो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं नस का टेस्ट दो, इससे आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको आपका जरा जहन इंक्रीज होता है कि भाई पाकिस्तान की जो टॉप की इंजीनियरिंग सेक्टर यूनिवर्सिटी हो कैसे परफॉर्म कर रही है, आपको एटलीस्ट आइडिया होता है। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हम किस तरीके से मजीद अपनी मिस्टेक्स को लर्न कर सकते हैं, तो मैंने उस पर ऑलरेडी आपसे बहुत सारी बात कर चुका हूं कि भाई मिस्टेक्स को लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इनफैक्ट मेरे जहन में बड़ी अच्छी की मिसाल आ रही है, बट चलें उसको फिर अपनी क्लासेस के अंदर कभी आपसे डिस्कस करेंगे कि देखो मिस्टेक से लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये होता है कि आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर जो गलतियां करी हैं उसको एक पेपर पे उतारो। देखो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। याद रखिएगा ये जो दोस्त होते हैं ना, ये जो आप फनकारियां कर रहे होते हो, जो आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, तो किसी काम का नहीं है। कोई रिश्तेदारों की दावत, कोई रिश्तेदारों की शादी आप पे किसी काम नहीं आएगी। माँ बाप भी एक हद तक सपोर्ट करेंगे, उसके बाद सपोर्ट नहीं करते। मैं हमेशा बच्चों को एक रियलिटी चेक देता हूं कि बेटा याद रखिएगा, ये जब आप हारते हो ना तो हर रिश्तेदार आपको कोसेगा, आपको भरी महफिल के अंदर जिंदगी भर के लिए आपको जो है ना लान तान करेगा। माँ बाप लान तान करते हैं भैया, अगर आप नस के टेस्ट में खराब नंबर लेकर आते हो, आपको माँ बाप आपको लान तान करते हैं कि भाई इतने पैसे लगा के तुझे टेस्ट देने के लिए भेजा, खराब नंबर लेकर आया। तो कोशिश करो कि भाई अभी टाइम है, अपनी मिस्टेक से सीखो, अपना मेजरली टाइम दो अपनी पढ़ाई को। मैं मानता हूं कि आप लोगों के भी बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं, मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूं कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। भाई बोर्ड के एग्जाम की बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपकी जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज थी उसकी बेसिस पे आपको
आपको हर जगह पे एडमिशन मिलेगा। और वो तमाम बच्चे जो मुझसे परेशान होकर पूछ रहे थे सर अभी तो सेकंड ईयर के एग्जाम होने वाले, अब तैयारी कैसे करें, भाई आप अकेले इस कश्ती के मुसाफिर नहीं हो, आपके साथ हजारों लाखों बच्चा बैठा हुआ है जो आपकी तरह सेकंड ईयर का एग्जाम देगा। कोई कराची बोर्ड से देगा, कोई पंजाब बोर्ड से देगा, कोई फेडरल बोर्ड से देगा, कोई भावलपुर बोर्ड से देगा, कोई गिलगित बल्तिस्तान में देगा, कोई कोयटा में देगा, कोई ए लेवल्स का बच्चा देगा एग्जाम। तो आपकी तरह हजारों बच्चा है। तो भाई अगर वो बच्चा भी कोशिश कर रहा है तो आप भी कोशिश कर सकते हो। आपने बस एक शेड्यूल को अपने मैनेज करो, एक शेड्यूल को अपने बनाओ कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन, अपने हफ्ते के अंदर अगर आप 3 दिन अपने एफएससी को दे रहे हो, इंटर को दे रहे हो, तो फिर कोशिश करो कि बाकी के 4 दिन अपने एप्टीट्यूड को दो। क्योंकि देखो अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी करते हो उसका अल्टीमेटली फायदा आपको अपने एफएससी के अंदर ए लेवल्स में भी होता है। क्योंकि देखो हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे की पहले सेकंड ईयर साइड कवर करवाएं। ये जो सेकंड ईयर की मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है, इंग्लिश होती है, हम पहले आपको ये कवर अप करवा रही होती है। इससे फायदा ये होता है कि भाई आपकी इंटर के अंदर जो एप्टीट्यूड की आप चीज पढ़ रहे हो उससे आपको इंटर के अंदर भी फायदा होगा, उन ट्रिक्स के अंदर, उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है, इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आप एफएससी के कॉन्सेप्ट भी आपके एप्टीट्यूड में कवर हो रही होती है। क्योंकि भाई एप्टीट्यूड के अंदर एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं एफएससी के मुकाबले में, तो आपकी वो चीजें वहां पे कवर अप हो रही होती है। सेकंड नंबर के ऊपर याद रखिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, अगर आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे हर जगह पे एडमिशन मिलेगा। सही है ना? तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, आपको एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेसिस पे मिल रहा है तो सेकंड ईयर में आपकी सिर्फ 60% होनी चाहिए। मगर जाहिर सी बात है कोशिश करो कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज उसको मेंटेन करो। मगर अगेन आपने मेजरली मेहनत अभी एप्टीट्यूड साइड पे करनी है, सिर्फ 3-4 महीने थोड़ी सी एफर्ट्स मारो, थोड़ी सी जान मारो, आप इजीली कर सकते हो। जिन सब्जेक्ट्स के अंदर वीक हो, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे वो इंग्लिश है, या फिर आपके पास बिजनेस सब्जेक्ट्स के अंदर मैथ्स या इंग्लिश के अंदर से जो सब्जेक्ट भी आपका वीक है पहले उसको कवर अप करो। मैंने डिजाइन एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी डाले हुए हैं, मैंने मैथ्स के लेक्चर्स भी डाले हुए हैं, फिजिक्स के पास पेपर भी सॉल्व करवा रहा होता हूं, मेरी टीम मैथ्स की भी करवा रही होती है, इंग्लिश की भी करवा रही होती है। भाई बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करो। इन बैजेस के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा होता है, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जा रही होती है। तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी लाजमी तौर पे ग्रिप को मजबूत से मजबूत तर करते जाइए। तो यहीं पे मैं इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।